हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ हैं अंशुल ठाकुर, गेट 21 के रैंकर 316 इन द ईसी ब्रांच। सो वेलकम अंशुल इन माय चैनल आज साकेत वर्मा। सो गुड इवनिंग सर। अंशुल अंशुल जो है वो अपनी जर्नी को शेयर करेगा कि किस तरह से उसने गेट की प्रिपरेशन की। अंशुल जो है वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने टॉपर का जो एक्सपीरियंस शेयर किया था वो एक ड्रॉपर था, है ना। तो उसने पास होने के बाद अपने एक्सपीरियंस क्या थे वो शेयर किया। अब एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अंशुल से जानेंगे। सो अंशुल प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर। तो सर मैं अपनी प्रिपरेशन रखता हूँ। तो जो भी एस्पेरेंट है, कॉलेज गोइंग एक्सपेरेंट है, तो हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो, उनके माइंड में ये हो कि हम कॉलेज के साथ जो है खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते गेट के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फोर्थ सेम में हो तो आपको मतलब अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको जो है अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट है वो आपके जो कॉलेज का करिकुलम है उसके साथ भी मैच होते हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज में जो है हर सेम जो है दो दो सब्जेक्ट जो गेट से रिलेटेड थे, और उन्हीं के क्रेडिट जो है कॉलेज में ज्यादा भी होते थे। तो मैं जो है उनको ज्यादा फोकस करके पढ़ता था। जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन था हमें दूसरे सेम में, सॉरी फिफ्थ सेम में डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह था। तो वो फोर फोर क्रेडिट के थे, तो मैं उन पे ज्यादा फोकस करता था। तो आपको जो है जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने भी जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी वो फोर्थ सेम से स्टार्ट कर दी थी। और मैं जैसे ही कॉलेज के जो भी मेरे मतलब क्रेडिट ज्यादा होते थे और गेट से मैच करते थे, मैं उन पे ही ज्यादा फोकस करता था। तो अंशुल तुम जब गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई टेक्स्ट बुक भी रिफ़र करते थे इस ड्यूरेशन पे, कि जो कॉलेज में जो सब्जेक्ट चल रहा था वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक दिया रहता है सिलेबस वगैरह में एज अ रेफरेंस बुक, तो उसी को रिफ़र करते थे या फिर किसी और जगह से आप स्टडी कर रहे थे, यूट्यूब या किसी के थ्रू? यस सर, मैं यूट्यूब से भी किया था, क्योंकि शुरू में अगर मैं बात करूं तो एनालॉग कम्युनिकेशन की तो मैंने आपके जो वीडियो थे यूट्यूब पे वो देखे थे। बट उसके साथ मैंने बीपी लाठी भी सॉल्व करी थी, बीपी लाठी एनालॉग कम्युनिकेशन की जो बुक थी। और संजय शर्मा सिग्नल के लिए भी मैंने यूज करी थी। ओपन आइन की भी कुछ हद तक करी थी, पर मैंने ज्यादा नहीं करे थे उसे सॉल्व। तो मैं संजय शर्मा से किए थे। तो बाकी तो नोट्स वगैरह मुझे मिल गए थे ऑनलाइन ही, तो मैंने वहां से प्रिपेयर किया। ओके। यस सो सर, और बाकी यूट्यूब से जितना भी। ओके। सो टेस्ट सीरीज का तुमने कब से स्टार्ट किया था एक्चुअली देना टेस्ट सीरीज? सर मैंने फोर्थ सेम से स्टार्ट कर दी थी तैयारी। तो मैंने ऐसा मेरे दिमाग में था कि मैं जो है मतलब जब 2020 का जुलाई स्टार्ट होगा तो मैं तब से स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने 2020 में जुलाई में स्टार्ट कर दी थी, टेस्ट टेस्ट दिन स्टार्ट कर दी थी सर उस टाइम पे। ओके। तो तुम टॉपिक वाइज देना यस प्रेफर सर। करते थे कि एक सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद देना प्रेफर करते थे? सर मैं टॉपिक वाइज देना स्टार्ट किया था। ओके ओके। सो इसके बाद जो मेन यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट का, कि नोट्स तुम कैसे बनाते थे? नोट्स हैंड रिटन खुद से पूरा लिख के बनाते थे या सॉफ्ट कॉपी ही रखे हुए थे जो आजकल मिल जाता है ना? या फिर आप जब नोट्स बना रहे थे उसके साथ साथ आप क्या मतलब शॉर्ट नोट भी बनाते थे रिवीजन पर्पस के लिए, कि या शॉर्ट नोट हमको कब बनाना चाहिए? ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। सर स्टार्टिंग में तो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं यूट्यूब से जितने फॉलो करके। तो ऐसा यूट्यूब पे ऐसा भी है कि पूरा तो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे नोट्स भी मिल गए थे। तो मैंने वहां से जो मेरा बचा हुआ था मैंने वहां से कवर अप किया पूरा। कुछ बुक्स को रेफर किया जो कंसेप्ट रहते हैं। और फिर आपको ज्यादा आइडिया, अगर आप प्रीवियस के साथ साथ देखते रहते हो ना, तो आपको लग जाता है आइडिया कि आपका क्या छूटा है क्या रह गया है। तो मैं ओके। उसे सर्च करता था कहीं भी, हाँ। तो मैं उसे कवर अप करता था। तो वो मैंने किए। फिर मैंने जो है शॉर्ट नोट्स तो मैंने पहले जब टॉपिक वाइज दिया था टेस्ट, तो तब तो मैंने नहीं बनाए थे। हम्म। मुझे लगा था कि शॉर्ट नोट्स नहीं होते हेल्पफुल। मुझे ऐसे ही लगा था शुरू शुरू में। ओके। बट ये भी ट्रूथ है कि आप हर पूरा सब्जेक्ट जो है एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि आप जितनी बार भी अपने नोट्स को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी नहीं पढ़ा है ये भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने लास्ट में जब मैं सब्जेक्ट वाइज को देना स्टार्ट किया था तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ऐसा था कि ये नहीं कि मैं मतलब अपने नोट्स जो मेरे थे उनको देख के शॉर्ट नोट्स बनाता था। मैंने जो पढ़ा फिर मैं एक ब्लैंक पेपर लेता था,
तो जो भी मुझे याद आता था उससे रिलेटेड वो मैं लिखता जाता था। वैसे वैसे करके मैं पूरे फॉर्मूले या कोई कंसेप्ट है जो मतलब टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है टॉपिक वाइज में भी सब्जेक्ट वाइज में भी, और मैंने मेरा मतलब थोड़ा रह गया है तो मैं उसे भी नोट करता था और उसमें स्टार मार्क कर देता था कि ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ओके। सो जब वो जो ड्यूरेशन था जिस समय तुम पेपर दे रहे थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, और क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड थे और 1 मार्क और 2 मार्क का हमेशा सेक्शन अलग अलग होता है, तो सभी का एक माइंडसेट रहता है कि वो कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करके जाते हैं कि पहले वो 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस बार तो सारे क्वेश्चंस मिक्स थे, तो तुम कैसे डिसाइड किए कि उस ड्यूरेशन में 3 आवर्स को मतलब कैसे यूटिलाइज किए, एक्चुअली ये बोलना चाहिए। तो ये सर मतलब सबके साथ ही हुआ होगा, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज में हमको आदत होती है कि 1 मार्क का अलग सेक्शन होगा, 2 मार्क का अलग होगा। और मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं फर्स्ट मतलब 3 उसमें हाफ में जो है अपने उसको पूरा करता था। तो मैं फर्स्ट हाफ में बिल्कुल जो इजी इजी थे, मतलब मेरा मानना ये था कि 1 मार्क के थोड़े इजी होते तो मैं उन्हें जल्दी जल्दी बनाऊंगा, वो करूंगा। बट मैं इस बार गया तो पूरे जब शफल ही हो गए क्वेश्चन वहां पे। वो मुझे पहले पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे याद है दूसरा क्वेश्चन जो था वो ऑटो वाइट गॉसियन नॉइज का था, जिसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज पूछी हुई थी, आई थिंक सो वही था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये 1 मार्क का पहले क्यों आ गया ये क्वेश्चन, ये तो मतलब थोड़ा सा होता ही है ना कि अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। फिर मैंने देखा ये तो जम्बल्ड है क्वेश्चन, फिर मैंने जो है करना स्टार्ट किया, बट मतलब ऐसा हो गया कि नहीं हो रहा था, क्योंकि जंबल से क्वेश्चन तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो मतलब मेरा ऐसा नॉर्मल टेस्ट सीरीज में होता था कि मैं 1 घंटे में 26-27 क्वेश्चन बना लेता था, बट उस टाइम से 1 घंटे में 18 ही क्वेश्चन बने। तो मतलब मैं डिमोटिवेट तो हो गया था कि इस बार का पेपर तो मतलब ऐसा, मैं डाउट भी अपने ऊपर कर रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि पेपर टफ आ रहा था, मेरे को लगा था कि शायद मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं जा रही है। मतलब मुझे था कि मतलब थोड़ा तो है। फिर मैंने फिर से मतलब एक और बार ट्राई करा, फिर से मैं आया, फिर से करा, फिर मैंने थोड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चन थे वो बनाए। पर जब मुझे याद है कि मेरा जब आधा घंटा बचा था तो मुझे ऐसा लगा था कि पेपर गया, इस बार नहीं होगा मेरा, और मेरे मतलब खराब मार्क्स आएंगे। फिर मुझे अंदर मतलब एनर्जी सी क्रिएट हुई कि मुझे लगा कि आधा घंटा है, इस आधे घंटे में अगर 6 क्वेश्चन भी बनेंगे वो भी बहुत बहुत है मेरे लिए। तो मैंने उन आधे, मुझे याद है कि मैंने मतलब पूरी लग के लास्ट में आधे घंटे में शायद 8 क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें से मेरे 7 सही थे। और वही 7 क्वेश्चन मतलब 7 क्वेश्चन जो है मुझे बहुत हेल्प की मार्क्स में मेरी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। यस सर। तो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि अपना टेम्परामेंट ना लूज़ करे, वो 3 घंटे में वो प्रॉपरली अपने आप को काम रखे, इंपॉर्टेंट रहे, है ना। देखो कि लास्ट के आधे घंटे भी आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में अगर हम क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो वो लास्ट के हाफ एन आवर में भी हम वो कवर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग के 2 घंटे में हम नहीं कर पाए थे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा तुम्हारा ये थॉट, और इस तरीके से तुमने अपना पेशेंस नहीं लूज़ किया। और मेरे को लगता है कि वो 7 में से 6 क्वेश्चन जो आपका करेक्ट हुआ वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर था जो आपके रैंक को इतना बूस्ट किया है ना। और क्योंकि आप यस स्टडी कर सर। रहे थे ऐसे, तो आपके डाउट्स वगैरह जब आते थे तो आप अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करते थे? सर डाउट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मतलब टेलीग्राम पे तो आपसे मैं स्क्रीनशॉट भेज देता था आपको कि कम्युनिकेशन की ये डाउट है, EMFT के, तो आपसे हेल्प मिल जाती थी। या फिर कई बार मतलब फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 बार मैंने शेयर किया। हाँ। तो और बाकी में ऐसा था कि कोई मुझे लगता था कि मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं उसे स्किप कर देता था। हाँ। और बाकी में जो टेस्ट सीरीज लगाया था उसके जो मैं पूरी नोटबुक लगाया था एक स्पेशल, हाँ। तो जो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते थे या गलत होते थे तो मैं उन्हें लिखता था, क्वेश्चन लिखता था, उसके आंसर लिखता लिखता था, और मैंने बिल्कुल अच्छे से बनाया था ताकि मैं उसको रिवाइज करता जाऊँ हाँ। लास्ट के टाइम में। तो आप कैसे Yes, sir. डिसाइड करते थे कि ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है, इसको स्किप करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, जैसे सब लोग बोलते भी हैं कि EMT हो गया या कम्युनिकेशन हो गया या EDC हो गया, मतलब इसको फील करने के पीछे जाते हैं और फील करने के लिए कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में चले जाते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को कितने डेप्थ तक जाना चाहिए? मतलब अगर हम लोग गेट को फोकस कर रहे हैं तो हमारा एम क्या होना चाहिए? मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस को कर ले तो वो सफिशिएंट होगा? सर अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मतलब मेरा मानना है कि क्वेश्चन ही करना भी सफिशिएंट नहीं है और ज्यादा डेप्थ में जाना भी मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक गेट एग्जाम है जहाँ पे आपको 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है अपनी।
आपको मतलब 10 सब्जेक्ट भी कवर करके चलने हैं, और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कम्युनिकेशन है, ईएमएफटी है, एडीसी है, एनालॉग है, उन पे भी ज्यादा अपने कोर पे भी फोकस करना है। तो मेरा वो ये मानना है कि जैसे कम्युनिकेशन है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए सिग्नल से। आपको एफटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या बैंड होता है, ये सब कुछ आपको मतलब थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एएम पे आ गए, तो एएम को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि एएम ही जो है आपकी एफएम और पीएम में हेल्प करता है। मैंने मेनली देखा है कि हम मतलब वो चीजें छोड़ के जाते हैं जो एग्जाम में आनी होती है। हम एफएम और पीएम में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे, हम रैंडम वेरिएबल में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे, और वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में अगर हम नॉइस में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे। बट ये देखना होगा कि जो इम्पोर्टेंट है उसे आपको करना चाहिए। आपको थोड़ा लग रहा है कि गेट जो है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसको उसके कंसेप्ट तक डेप्थ तक जाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मतलब आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि जैसे मैं इस बार देखा तो ऑटो वाइट क्वेश्चन नॉइस का क्वेश्चन जो था ना, मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल अच्छे से करा था, और वो क्वेश्चन मैंने सिर्फ 40 सेकंड में निकाल दिया था, और वो टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो यही है कि मतलब आपको इन चीजों का आइडिया लेना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर देखो क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ तक जाना है। ये भी नहीं कि अननेसेसरी सब कुछ ही पढ़ लिए, क्योंकि वो 3 घंटे में आपको आपका बेस्ट देना है वहां पे। तो मेरा मानना ये है। बिल्कुल। तो जैसा आप, मैं क्योंकि जानते हो तो मैं ईएमटी कम्युनिकेशन में ही मतलब पढ़ाता हुआ आया हूँ, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ही मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि तुम ये दोनों सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किए थे? सर तक कम्युनिकेशन मतलब जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, मुझे याद है मेरे कम्युनिकेशन मेरे एनालॉग में बना लेता था एम वगैरह। हाँ। तो अगर मैं बात करूं रैंडम वेरिएबल डिजिटल कम्युनिकेशन, मुझसे बनते नहीं थे। मतलब मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी थोड़ी पता थी कि क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, बट मुझे क्वेश्चन नहीं लगते थे। फिर मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट करा, मुझे याद है। तो वहां से मैंने बिल्कुल डेप्थ से रैंडम वेरिएबल से पढ़ना स्टार्ट किया था आपने। ओके। तो रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करा तो मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा लगा। जो भी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जितने भी थे हाँ। रैंडम प्रोसेस में, चाहे वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो, मतलब मुझे अच्छा लगा। वहां से मेरे थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सैम्पलिंग पढ़ा था। अब मुझे याद है कि मैंने आपके यूट्यूब पे सैम्पलिंग पढ़ा था, और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैं कॉलेज में भी था। तो एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि सैम्पलिंग मुझे समझ नहीं आ रही, हम मैटलैब पे प्रोग्राम कर रहे थे हाँ। कि ये कैसे हो रहा है, कैसे क्या। तो मैंने उसको उसी टाइम पूरी मतलब सैम्पलिंग ऐसे ही पढ़ा दी थी, पूरी सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व कर दी थी, इम्पल्स ट्रेन वगैरह। हाँ। हाँ। तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो गया था। हाँ। तो फिर मैंने आपसे डिजिटल कम्युनिकेशन भी वहीं से पढ़ा। मेरी कमांड डिजिटल कम्युनिकेशन में हो गई थी। आज जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रैंडम वेरिएबल वगैरह में थोड़ी सी मतलब कंफर्ट नहीं आ रही थी। फिर मैंने आपको मैसेज करा, तो आपने कहा कि मैक्सिमम जितने हो सके उतने क्वेश्चन बनाने चाहिए। हाँ। तो मैंने क्वेश्चन बनाए। उसके बाद तो मेरा रैंडम वेरिएबल मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि रैंडम वेरिएबल ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी में उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो आप जितने ज्यादा आपको प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको आएगा। हाँ बिल्कुल। और सिमिलरली ईएमएफटी का है, तो ईएमएफटी का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना चाहिए। एक बार आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में कमांड होगी तो आपको यूनिफॉर्म प्लेन वेव से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज है उसके लिए आपको मैक्सवेल की इक्वेशन वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको वेव इक्वेशन वगैरह आना चाहिए। फिर जो भी कंडीशन है फ्री स्पेस की, जो भी है डाइलेक्ट्रिक्स की, तो सारे आपको आने चाहिए। फिर आपका नॉर्मल इंसिडेंस जो भी हो, ऑब्लिक इंसिडेंस, मैंने देखा है कि जो छोड़ते हैं ना वही आता है। मैं बोलता हूँ ना कि ऑब्लिक इंसिडेंस में लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है। हाँ। वो है कि नॉर्मल इंसिडेंस ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको जब पढ़े तो पूरा ही पढ़ के जाओ। हाँ। ऐसा नहीं है कि स्किप करना है। तो मतलब आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए उन चीजों का भी। वो चीजें क्यों है, हम उसमें होता है कि अगर मीडियम के हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं हाँ। कि N2 ग्रेटर देन N1 है, तो क्या वोल्टेज मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये सारी चीजें हम बोलते हैं वहां पे भी। तो मतलब वो चीज क्यों हो रही है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो मन से नहीं लिखी है वहां पे, उसके पीछे वो कहीं से आई है। तो मतलब मेरा मानना है कि मैं ज्यादा रिजल्ट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता था। मेरे को ज्यादा ये था कि वो रिजल्ट कहाँ से आया है, ताकि वो मन में, अगर मान लो आप कल को भूल भी जाओ तो आपको वो आप डिराइव कर सकते हो वहां पे। तो मेरा मानना यही है। यस सर, तो मेरा ये मानना है। तो ऑब्लिक इंसिडेंस तुम कहाँ से पढ़े थे? वो मेरे कुछ वीडियोस थे पहले यूट्यूब में, वहीं से देखे थे। यस सर, और वहीं से पढ़ा था, और मैं स्मिथ चार्ट भी वहीं से पढ़ा था, मुझे याद है। स्मिथ चार्ट के कंसेप्ट भी मैं वहीं से पढ़ा था सारे। और बाकी मैं
उस कोर्स से पढ़ा था जिस जगह लिया था, तो मैं वहां से तो मैं बिल्कुल मेरा नेक्स्ट लेवल ही हो गया था फिर तो, क्योंकि ऐसा भी है कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हुए ना साथ साथ, हाँ हाँ तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी हो गई थी कंसेप्ट की। हम्म। ठीक यस है, सर। तो हम लोग ये सेशन को इस यहाँ पे एंड करेंगे, है ना। तो अंशुल ने अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से शेयर किया है, आप इससे इंस्पायर हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। ठीक है, सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी एक अच्छा रैंक अचीव कर सकता है। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉलेज के साथ साथ नहीं बियर कर पाते हैं और टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो अगर एक प्रॉपरली टाइम को मैनेज किया जाए तो इस चीज़ को किया जा सकता है। और गेट एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है, जैसा कि अंशुल ने बताया कि क्योंकि सेमेस्टर में भी हमारे पास वही सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसी समय उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, और वो आपको सेमेस्टर में भी हेल्प करता है और साथ में गेट के प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। तो आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे होता है जब आप कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, तो अलग कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि हम गेट में अच्छा कर रहे हैं बट कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल फीलिंग रहती है कि यार कहीं तो सही नहीं हो रहा है, गेट के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ आपकी ऑटोमेटिक होगी अगर आप सेमेस्टर पे भी सब्जेक्ट्स को उतना ही फोकस करोगे, उतना ही वेटेज दोगे। तो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अगर आप सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो गेट में कॉमन है उसको अगर अच्छा करते हो तो ऑटोमेटिक आपका गेट में भी अच्छा होगा, गेट में के सब्जेक्ट्स को अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेमेस्टर में भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अंशुल थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फ्रॉम द होल स्टूडेंट कम्युनिटी। आप जो भी आप हासिल करना चाहते हो, अब आपका जो भी एम होगा आईआईटी से एमटेक या पीएसयू जो भी है, वी विश कि आपको वो मिले। और सो स्टूडेंट्स, हम लोग और भी लोगों से इंटरेक्शन करेंगे जो मेरे से कहीं ना कहीं अटैच थे, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, तो वो सारे लोगों से मैं धीरे धीरे कनेक्ट करूंगा आप लोगों को और उनके एक्सपीरियंस भी हम लोग जानेंगे। ठीक है अंशुल, ओके, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच। सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू सर।